हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीसैट कम्प्रीहेंशन में पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने सीसैट कम्प्रीहेंशन का पूरा इंट्रोडक्शन समझा था और उसमें हमने ये भी बताया कि सीसैट में जो कम्प्रीहेंशन है उसको कितने मेथड से कितने टाइप के सवाल हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। ठीक है, थोड़ा सा हम रिवीजन करा देते हैं कि क्या हम लोग पढ़ के आए हैं। पहली चीज़ तो हमने आपको पार्ट 1 में ये बताया, जो पार्ट 1 की फर्स्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हमें जो प्रॉपर मेथड है पैसेज को करने का वो क्या है कि सबसे पहले रीड द क्वेश्चन। सबसे पहले आप रीड द क्वेश्चन पढ़ें, देन आप क्या करें, देन रीड द पैसेज, फिर आप पैसेज पढ़ें। पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आप पैसेज पढ़ेंगे। इस मेथड से हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, हमने आपको और भी मेथड बताए थे, लेकिन अगर आप इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो इससे कर सकते हैं क्या, रीड द क्वेश्चन देन रीड द पैसेज। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें ताकि आपको ये आइडिया रहे कि हमारे क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी जा रही है, उसके बेसिस पे हम फिर पैसेज को रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 3 तरीके के मेथड पढ़े थे। कौन कौन से सर? पहला जो हमारा मेथड था वो था केबीएम मेथड था। दूसरा जो हमारा मेथड था वो एबीएम मेथड था और तीसरा जो मेथड है वो ईबीएम मेथड है। देखिए यहाँ पर बीएम ये तो सब में कॉमन ही है। हम लोगों ने कल 2 चीज़ें पढ़ी थी। केबीएम पढ़ लिया था टाइप नंबर 1 में और टाइप नंबर 2 हम लोग डिस्कस किए थे एबीएम मेथड को। आज हमें टाइप नंबर 3 में डिस्कस करना है ईबीएम मेथड को। ठीक है, क्या होता है रिवीजन करा देते हैं। केबीएम का मतलब हमने बताया था आपको कि सर केबीएम का क्या मतलब होता है, नॉलेज बेस्ड मेथड को हम बोलते हैं केबीएम। एबीएम का मतलब होता है, हम लोगों ने पढ़ा था एप्रोप्रिएट। क्या पढ़ा था? एप्रोप्रिएट बेस्ड मेथड। और जो हमारा ईबीएम है इसका सर फुल फॉर्म क्या है? ईबीएम का जो फुल फॉर्म है वो है हमारा एलिमिनेशन। ईबीएम का है एलिमिनेशन बेस्ड मेथड। ठीक है, इन 3 तरीके के क्वेश्चंस हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इन्हीं 3 टाइप से हमारे हर एक सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या बताया हमने? केबीएम मेथड, एबीएम मेथड और ईबीएम। ठीक है, केबीएम में हमने आपको बताया था कल कि ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट जो है वो 1 या 2 दिए जाते हैं। तो ये हमें पैसेज के नॉलेज के आधार पर चेक करना पड़ता है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तभी हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तभी हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मतलब नॉलेज होनी चाहिए। अगर उस पैसेज में क्या बात चल रही है, अगर ये नॉलेज नहीं होगी तो हम इस मेथड का, हम इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं केबीएम पे उनका आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, हमने इस पे कल आपको पैसेज में क्वेश्चन कराए भी थे। अब इसके बाद जो बात उठती है वो ये है कि सर हमारा एबीएम मेथड क्या है। तो
तो एबीएम मेथड के बारे में भी हम लोग बात किए थे कि एप्रोप्रिएट बेस्ड मेथड होता है सर। इसमें कौन सी चीज़ हम देखते हैं इस मेथड में, अगर इसके बारे में लिखें तो कह सकते हैं कि दिस मेथड, इस मेथड में दिस मेथड रिवॉल्व this method revolves around the question which involves ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि दिस मेथड रिवॉल्व, इस मेथड में जो चीज़ें रिवॉल्व होती हैं, घूमती हैं, वो किसके आसपास, अराउंड द क्वेश्चन विच इन्वॉल्व, जो क्वेश्चन इसमें हमारे पास इन्वॉल्व है उसके आसपास चीज़ें जो है घूमती हैं किस मेथड में, एबीएम मेथड में। और इसमें हमसे पूछा क्या जाता है, कैसे हम जानते हैं, देखो इसको पहचानने के सर दो रास्ते हैं। एक तो हम इसकी वर्डिंग से पहचानते हैं, कौन कौन से सर वर्ड होते हैं। जैसे आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अगर क्वेश्चन में ये वर्ड आ जाएं तो आप समझिएगा कि एबीएम लगेगा। मोस्ट, अगर आपसे पूछा जा रहा है मोस्ट एप्रोप्रिएट, अगर पूछा जाए पैसेज में कि मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल क्या है, तो आप टाइटल ऑफ द पैसेज, मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज, तो आप समझिएगा कि एबीएम मेथड लगेगा, ठीक है। या फिर क्या पूछा जा सकता है, एक चीज़ तो ये पूछी जा सकती है क्वेश्चन में। सेकंड क्या चीज़ पूछी जा सकती है, सेकंड आपसे पूछा जा सकता है कि टोन ऑफ द पैसेज, क्या पूछा जाए, टोन ऑफ द पैसेज। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि पैसेज की टोन क्या है, तब भी आप क्या लगाएंगे, एबीएम मेथड ही यूज करेंगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि थीम ऑफ द पैसेज, थीम ऑफ द पैसेज पूछा जाएगा, तब भी आप क्या लगाएंगे, एबीएम मेथड ही लगाएंगे। या फिर आपसे पूछा जाए मोस्ट लॉजिकल, अगर आपसे पूछा जाए तब भी आप ये लगाएंगे। या आपसे पूछा जाए मोस्ट रेशनल, कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया भी था कि मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट रेशनल और मोस्ट और क्रूशियल जो है आंसर कौन सा कन्वे हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो आप समझिएगा कौन सा मेथड लगाएंगे, एबीएम मेथड लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और भी हमने आइडेंटिटी बताई थी और करके कि सर इस मेथड को तब लगा सकते हैं जब हमारे पास चार ऑप्शन हों, ABCD। देखिए इस मेथड में और इस मेथड में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आपके पास एक या दो स्टेटमेंट हैं और उसमें ही आपको आंसर बनाए गए हैं कि ओनली फर्स्ट टू, ओनली सेकंड टू, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड और बोथ टू। तो इसमें इस तरीके की बात होती है। तो यहाँ पर हमें नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है कि ये चेक करना पड़ता है कि कौन सही है और कौन गलत है। यहाँ वाले पे हमें क्या करना पड़ता है, चार ऑप्शन है, तो चार में क्या हो सकता है दो ऐसे हों जो बहुत नियरर हो आंसर के, बहुत पास हों, बहुत नज़दीक हों, ठीक है। लेकिन उनमें से भी हमें क्या चुनना है, उनमें से हमें मोस्ट माने सबसे जो बेस्ट आंसर है वो हमें क्या करना है, चॉइस करना है। इस मेथड में हम ये देखते हैं एप्रोप्रिएट बेस्ड मेथड में, ठीक है। नोट कर लीजिए इतना। फिर हम आपको बताएं एलिमिनेशन मेथड जो आज हमें पढ़ना है। फिर हम इन सबको क्या करेंगे, एक साथ मिक्स करके देखेंगे पैसेज में कि कौन सा मेथड कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। पहले हम एलिमिनेशन मेथड आपको आज डिटेल में पढ़ाएंगे। ये तो हमने कल की बातें बता दी, आपको रिवाइज करा दिया, इसे नोट कर लें आप।
तो देखिए भाई, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप नंबर 3 है हमारा। टाइप नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे किस मेथड के बारे में। आपको अभी भी बताया हमने ईवीएम मेथड के बारे में, ठीक है। ईवीएम मेथड क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ईवीएम मेथड को अभी हमने ये भी बात करी कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन बेस्ड मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन बेस्ड मेथड सर होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ एलिमिनेट किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे काफ़ी सारे ऑप्शन कम हो जाएंगे और फिर हम आसानी से बता पाएंगे कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि एलिमिनेशन बेस्ड मेथड हम किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, हम मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के हमारे पास क्या हैं, 4 ऑप्शन हैं। कौन कौन से हमारे पास, मान लीजिए स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, थर्ड स्टेटमेंट है और मान लीजिए फोर्थ स्टेटमेंट भी है। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इन स्टेटमेंट के आधार पर क्या है कि हमारे पास ऑप्शन बनाए गए। ऑप्शन क्या बनाए गए, मान लीजिए ऑप्शन हमारे पास बनाए गए कि पहला ए ऑप्शन कहा गया कि हमारे पास ओनली ए ट्रू है, ओनली फर्स्ट ट्रू, पहला ट्रू। बी ऑप्शन में कह रहा है हमसे कि ओनली सेकंड एंड थर्ड ट्रू। सी ऑप्शन में हमसे कह रहा है कि ओनली थर्ड ट्रू और डी ऑप्शन हमसे कह रहा है ऑल ट्रू, ठीक है। सारे के सारे क्या हैं, सही हैं। अब हम ये समझ रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड क्या होगा। मान लीजिए हमने 4 स्टेटमेंट आप पढ़े और 4 स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में चारों स्टेटमेंट पढ़े, पैसेज में गए, पैसेज में भी पढ़ने के बाद हमें ये पता चला, देखो होता क्या है कि कहीं ना कहीं हमने कल ही बताया था कि हमारी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा। लेकिन मान लो पैसेज करने के बाद अगर आप 30% 40% भी समझ पा रहे हैं तो आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इस मेथड से। कैसे, मान लीजिए कि आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये आपको क्या लग रहा है सर, ट्रू लग रहा है, ठीक है। ये तो आपको ट्रू लग रहा है 100%। और इस वाले के बारे में आप समझ नहीं पा रहे, CND मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा कि ये सही है या गलत है। अच्छा, थर्ड जब आपने स्टेटमेंट पढ़ा, मान लीजिए आपको 100% लग गया कि ये क्या है, फॉल्स है, 100% ये फॉल्स है और ये 100% क्या है, ट्रू है। और आपने जब चौथा पढ़ा तो इसके बारे में भी आप नहीं पता कर पा रहे, ठीक है। देखिए, जब आपने 4 स्टेटमेंट पढ़े तो 4 स्टेटमेंट में आप सिर्फ 2 ही बातें कंफर्म कर पाए कि पहली वाली कि आपको या तो 100% श्योरली आपको ट्रू लग रही है और थर्ड वाला क्या है, पूरी तरीके से आपको गलत लग रहा है। अब देखिए, अब इस मेथड में, एलिमिनेशन मेथड में हम कैसे यूज करते हैं। हमारे पास जब ये पता है, अगर ये हम 100% श्योर हो गए कि हमारे पास थर्ड जो ऑप्शन है, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है, अगर ये थर्ड गलत है तो थर्ड की वजह से कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं, उसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो थर्ड जब हमारे पास गलत है तो थर्ड सर ओनली थर्ड ट्रू, ये नहीं हो सकता, ये गलत हो गया हमारा आंसर। अच्छा सर, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी थर्ड है। ऑल ट्रू भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑल ट्रू का मतलब सारे सही होने चाहिए थे। तो सिर्फ हमको एक बात पता चल गई कि थर्ड फॉल्स है, जिसके आधार पर हमने इन 3 ऑप्शंस को क्या कर दिया, कट कर दिया। तो जो बचा, जो रिमेनिंग बचा, वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जिसमें सिर्फ हम ये डिसाइड कर पाएँ कि कौन सा हमारा फॉल्स है और उसी के आधार पर हम चीज़ों को क्या कर देते हैं, कैंसिल, या फिर ये डिसाइड कर पाएँ कि 100% कौन सा ट्रू है जिसे आना ही चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी, चाहे 100% ट्रू के आधार पर करें या 100% फॉल्स के आधार पर, तो इसमें हम एलिमिनेशन मेथड, इसे हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। वो कौन कौन सी, पहले इतना नोट कर लें।
देखिए भाई, एलिमिनेशन मेथड में ये तो हमने आपको बता दिया प्रैक्टिकल करके कि क्या होता है। अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहते हैं कि सर क्या होता है, तो थ्योरी के रूप में आप इसे लिख सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड क्या है। तो देखिए, इन ईबीएम मेथड we focus on finding the option. In EVM method we focus on finding the option which is 100% true or 100% false, 100% true or 100% false। Using that option we eliminate other options। तो हमने बताया कि इन ईबीएम वी फोकस ऑन फाइंडिंग द ऑप्शन विच इज़ 100% ट्रू या 100% फॉल्स। ठीक है, ऐसे ऑप्शन का पता लगाने की कोशिश करते हैं जो पूरी तरीके से क्या हो, सही हो या फिर क्या हो, गलत हो। और यूजिंग दैट ऑप्शन, उस ऑप्शन का प्रयोग करके वी एलिमिनेट अदर ऑप्शंस, हम दूसरे ऑप्शंस को क्या करते हैं सर, एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ और भी बातें हैं। वो क्या है सर, नोट में हमें ये समझना है कि कुछ की पॉइंट्स हैं। क्या क्या, जैसे कुछ वर्ड्स हैं, अगर ये आ जाएं, जैसे ऑलवेज कहीं आपको दिख जाए ऑप्शन में, अगर आपको क्या दिख जाए, ऑलवेज, या आपको दिख जाए एवरी, या दिख जाए आपको ओनली, या नो दिख जाए, या नेवर दिख जाए, नो, नेवर, मस्ट, ऑल, ठीक है, नन, नथिंग, ठीक है। तो ये अगर वर्ड्स आपको दिख रहे हैं डैश डैश डैश, तो देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स हमने लिखे हैं आपके सामने, क्या, ऑलवेज, एवरी, ओनली, नो, नेवर, मस्ट, ऑल, नन, नथिंग। तो अगर ऐसे वर्ड्स आपको कहीं पर दिखाई दें तो इसका मतलब आप ये समझिएगा कि मोस्टली क्या होता है कि अगर ये ऑप्शन में है तो मोस्टली जो है वो ऑप्शन जो है, मोस्टली वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। मोस्टली ऑप्शंस क्या होते हैं, ऐसे रॉन्ग हो जाते हैं, गलत होते हैं। देखिए एक बात समझिएगा, हमने आपसे क्या क्या, मोस्टली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 99%, लेकिन 1% क्या है, डाउट है। क्यों? क्योंकि कभी कभी आप हो सकता है कि एक चीज़ ना फॉलो करें, इसलिए मोस्टली शब्द का प्रयोग किया गया है कि मोस्ट ऑप्शंस जो है वो, मोस्टली ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑप्शन रॉन्ग होते हैं। कब? जब ये वर्ड्स हमारे दिखाई देते हैं, कहाँ पर, जब हम क्वेश्चन के ऑप्शंस को रीड कर रहे होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए।
ठीक है भाई। अब हम लोग जो है इसके बाद पैसे डिस्कस करते हैं एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड पैसे, ठीक है। देखिए भाई, आपके सामने 2019 यूपीएससी का एक पैसेज लिखा हुआ है और इस पैसेज में द अबव पैसेज सीम्स टू इम्प्लाई, इस पैसेज में क्या सीम्स टू इम्प्लाई है उसके लिए 4 ऑप्शन है। आपको 1 2 3 4 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट गिवन है और इन 4 स्टेटमेंट के आधार पे ऑप्शंस जो है वो हमारे बनाए जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। यहाँ से हमसे ये हमारा क्वेश्चन है, द अबव पैसेज सीम्स टू इम्प्लाई दैट। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट, which of the statements given above are correct, given above are correct, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारे पास ए है, इसमें कह रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। बी ऑप्शन में हमसे कहा जा रहा है सेकेंड एंड फोर्थ ओनली। सी ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड ओनली और चौथा ऑप्शन है हमारे पास ऑल करेक्ट, ऑल ट्रू, ठीक है। या ऐसा इसको लिख सकते हैं, ऑल ट्रू का मतलब क्या होता है, ऑल ट्रू का मतलब है 1 2 3 एंड 4 ओनली। इसका ये भी मतलब है 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक पैसेज दिया है, उसके आधार पर एक हमारे पास क्या है क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट सही है ये हमको क्या है बताना है, ठीक है। अब देखिए हमने आपको तरीका बताया था कि सबसे पहले हमें पैसेज नहीं पढ़ना चाहिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, उसके आधार पर ही हम फिर पैसेज को रीड करें ताकि चीज़ें हमारी थोड़ी सी और क्लियर हो जाएं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमसे पूछा जा रहा था अबव पैसेज सीम्स टू इम्प्लाई दैट। पहले तो आप ये समझें सीम्स टू इम्प्लाई क्या होता है। हमारी जो पिछली क्लास थी, लास्ट क्लास थी, उसमें हमने सीम्स टू इम्प्लाई का मतलब बताया था कि यहाँ से जो आपसे पूछा जा रहा है कि इस पैसेज में सीम्स टू इम्प्लाई का मतलब है कि क्या हिडन है, क्या हिडन का मतलब क्या छिपा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा ऑथर जो है उसको हम थोड़ी सी प्रिविलेज जो है वो कम देंगे, ऑथर साहब को थोड़ा सा यहाँ पर कम प्रिविलेज दी जाती है जब हमसे पूछा जाता है सीम्स टू एम्प्लॉय क्या है, ठीक है। पहला लिखा है द मोस्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट है मच ऑफ द मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी डज नॉट नर्स सफिशिएंट सिम्बोलिक रिलेशन विद लेबर इंटेंसिव नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड लिवलीहुड्स। तीसरा है सर्विस सेक्टर इन इंडिया इज़ नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव। और चौथा है लिटरेट रूरल पॉपुलेशन इज़ नॉट विलिंग टू इंटर ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने वैसे आपसे कहा है कि जो नेगेटिव वाली चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, जैसे नथिंग बताया था, अभी हमने बताया था एलिमिनेशन मेथड में वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, ओनली, नेवर, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, एलिमिनेट हो जाती है। अगर हम देखें तो हमारे पास थर्ड और फोर्थ इन दोनों में थोड़ी सी नेगेटिव बात कही जा रही है कि सर्विस सेक्टर इज़ नॉट इन इंडिया इज़ नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव। देखिए हमने आपको ये भी बताया था प्रीवियस क्लास में कि आप 3 तरीके से मेथड कर सकते हैं। पहला क्या है कि आप जो हम लोग जनरली बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि पहले पैसेज पढ़ते हैं फिर वो क्वेश्चन पढ़ते हैं
फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा से पैसेज के लिए हो जाते हैं, क्योंकि तुरंत ऐसा तो होता नहीं कि आप तुरंत आंसर दे देंगे। और दूसरा मेथड ये बताया था कि पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद देन पैसेज पढ़ते हैं, फिर आंसर देते हैं। और एक और भी मेथड हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सर तीसरा होता है कि वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और ऑप्शन पढ़ते हैं और ऑप्शन को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ ना कुछ रिस्क लेते हैं, कुछ ना कुछ चांस लेते हैं। जैसे अगर हम बिना पैसेज पढ़े इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहें तो सर क्या दे सकते हैं। एक बात तो हमने बताई एलिमिनेशन में, अगर हम ये कंफर्म कर लें कि 100% कौन सी चीज़ क्या है, फॉल्स है, तो हम थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड बेस्ट तरीके से लगा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो अगर हम इसको पढ़ें, हम पैसेज नहीं पढ़ रहे, अगर सिर्फ इतना ही पढ़ें तो इसमें लिखा है कि सर्विस सेक्टर इन इंडिया इज़ नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव, और दूसरा लिखा है लिटरेट रूरल पॉपुलेशन इज़ नॉट विलिंग टू इंटर ऑर्गेनाइज सेक्टर। सबसे पहला तो ये है लिटरेट रूरल पॉपुलेशन इज़ नॉट विलिंग टू इंटर ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसको पढ़ने से पता चलता है कि ये क्या है, गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ठीक है। और जब हमें पता चल गया कि 100% चौथा क्या है, फॉल्स है, तो उस बेसिस पे हमने ये तय कर लिया कि हमारा कभी भी बी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2 और 4 हो नहीं सकता, और सर ऑल वाला भी नहीं होगा। मतलब 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास बचा ए और सी। अब हमें थर्ड की तरफ जाना है। थर्ड में लिखा है सर्विस सेक्टर इन इंडिया इज़ नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव। कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, बिना पैसेज पढ़े अगर हम देखें तो ये भी बहुत सही नहीं लग रहा है, तो ये वाला भी हमारा क्या हो गया, गलत। और अगर ये भी गलत हो गया तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और आंसर हमारा क्या आएगा, ए। ये तो बात हो गई थोड़ी सी रिस्क मेथड थर्ड में। लेकिन अगर हम पैसेज पढ़ते, अगर हम मेथड 2 लगाते, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ लिया और फिर हम उसके बाद पैसेज पढ़ रहे हैं, तो अगर हम पैसेज पढ़ते तो क्या होता, पैसेज में लिखा हुआ है कि वॉस्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर पुअर, कि बहुत सारे जो भारतीय हैं उनका बहुत सारे, वॉस्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर पुअर, भारत के बहुत सारे लोग क्या हैं, गरीब हैं, विद बेरली 10% एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। और कम बताया गया कि लगभग मतलब 10% जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड हैं कहाँ पर, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। वी आर बीइंग कन्विंस दैट vigorous economic growth is generally sustainable, vigorous economic growth is generating substantial employment। मतलब कहने का अगर इकोनॉमी में कोई विगोरस ग्रोथ हो रही, बहुत तेज़ी से इकोनॉमी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो क्या जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, ऐसा पैसेज कह रहा है, राइटर कह रहा है। बट दिस इज़ नॉट सो व्हेन आवर इकोनॉमी वॉज ग्रोइंग, when our economy was growing at 3% पर ईयर। लेकिन कह रहा है ऐसा होता नहीं है। जब हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करती है 3%, एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर वाज ग्रोइंग एट 2%। जब हमारी इकोनॉमी बढ़ती है 3%, तो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो कितना बढ़ता है सर, वो 2% बढ़ता है एक साल में। एज द इकोनॉमी बिगन टू ग्रो 7 to 8% पर द ईयर, अगर मान लीजिए इकोनॉमी 7 से 8% बढ़ रही है पर साल, द रेट ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्चुअली डिक्लाइन टू 1%। वास्तव में कह रहे हैं कि जो ग्रोथ रेट है कहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट में सेक्टर में, वो डिक्लाइन माने घट जाता है कितना, 1% पर ईयर माने हर एक साल में। ऐसा ये पैसेज में कहा गया है, ठीक है। तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद अगर हम आंसर दे रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ये बात जो हमने बिना पैसेज पढ़े एलिमिनेट करी थी कि लिटरेट रूरल पॉपुलेशन इज़ नॉट विलिंग टू इंटर ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है। और सर्विस सेक्टर इन इंडिया इज़ नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव, ठीक है, इस बारे में भी कोई बात विशेष रूप से नहीं हुई है, इसके पीछे का सीम्स टू इम्प्लाई नहीं है, तो ये दोनों ही गलत हो गए और इस आधार पर ये आंसर बचता है, तो इसलिए ये देना पड़ेगा। हालांकि हमने अभी पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ा, क्या उसमें लिखा था, मोस्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस पे ही तो बहुत सारी इकोनॉमिक ग्रोथ बेस्ड है, सही कह रहे हैं ये। मच ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी डज नॉट सफिशिएंट सिम्बॉलिक रिलेशन विद लेबर इंटेंसिव नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड लिवलीहुड्स। जाहिर सी बात है, ये बात भी सही है और इस वजह से ये हमें कंफर्म हो गया कि यही आंसर होगा। तो हमने इस पैसेज में आपको एलिमिनेशन मेथड से भी बताया और ये भी बताया कि अगर आप चीज़ों को पढ़ के करना चाहते हैं तो उस आधार पर भी कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे।
ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया इंग्लिश पैसेज। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हिंदी में भी पैसेज हमें डिफाइन करें। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पैसेज आता है हिंदी में भी होता है और वही चीज़ क्या होती है इंग्लिश में भी होती है, लेकिन आपकी डिमांड है तो एक पैसेज हम प्योरली हिंदी में देख लेते हैं कि उसमें कैसे एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे, इस बारे में भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ये पैसेज है आपके सामने। 2019 में ये पैसेज पूछा गया यूपीएससी में, 2019 यूपीएससी में, ठीक है। हिंदी में आप लोग कर रहे थे तो हिंदी में एक पैसेज ले लिया। अब यहाँ पर परिच्छेद का मतलब पैसेज होता है परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणा बताना। पूर्व धारणा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एजम्पशन हमको बताना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं। इस पैसेज के आधार पर बड़े पैमाने पर मृदा का क्षरण विश्व में व्यापक खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण है। मृदा का जो क्षरण है मुख्यतः मानव वैश्विक है, एंथ्रोपोजेनिक है। और तीसरा है मृदा के धारणी प्रबंधन से जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद मिलती है। 3 स्टेटमेंट गिवन है। अब हमें करना क्या है, इसके आधार पर कुछ ऑप्शंस बनाए गए हैं, उनको हमें देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। उपर्युक्त कथन में कौन सी पूर्व धारणा वैध है, ठीक है। इस पे ऑप्शन बनाया गया भाई। पहला ऑप्शन हमारे पास है केवल 1 और 2। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास केवल 3। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास केवल 2 और 3। और चौथा ऑप्शन है डी 1, 2 और 3। 1, 2, 3, ठीक है। उपयुक्त कथन में कौन सी पूर्व धारणाएं वैध है, मतलब जो ये कथन दिए हुए हैं इनमें कौन सी पूर्व धारणा आपको लगती है वो वैलिड है अकॉर्डिंग टू पैसेज, ठीक है। ये आपको करना है। अब देखिए पूरा पैसेज आपका क्या है, हिंदी में है। सबसे पहले तो आप पैसेज को में क्या क्वेश्चन है वो देख लें। परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित कौन सी एजम्पशन पूछा जा रहा है। हमने आपसे कहा एजम्पशन कभी भी आपको क्या होता है, डायरेक्ट स्टेटेड नहीं होता है। वो क्या होता है, ऑथर की उस पैसेज को, उस गद्यांश को लिखने के पीछे की जो धारणा है वो आपको क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है कि वो पैसेज किस लिए उन्होंने लिखा, क्या एजम्पशन रहा, क्या पूर्वानुमान रहा, ठीक है, उसके पीछे। तो अगर हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है मृदा जिसमें हमारे सभी खाद्य पदार्थ उगते हैं, ठीक है। मृदा जिसमें सभी हमारे खाद्य पदार्थ उगते हैं एक जीवन साधन है जिसके बनने में वर्षों लगते हैं, तथापि यह मिनटों में नष्ट हो सकती है। प्रतिवर्ष 75 अरब बिलियन टन उर्वरक मृदा जो है क्षरण हो जाती है, नष्ट हो जाती है, के कारण नष्ट हो जाती है, ठीक है। यह चिंताजनक है और केवल खाद्य उत्पादकों के लिए ही नहीं, मृदा विशाल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में रोक सकती है, ठीक है, और वायुमंडल में उन्मुक्त हो जाने से बचाए रख सकती है। कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में ना मिले ज़्यादा मात्रा में, इसको भी क्या कर सकती है, जो सॉयल है हमारी मृदा है वो रोकने का काम करती है, ठीक है। अब इसको आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में आपने क्वेश्चन भी पढ़ लिया कि क्या है। अब अगर हम इसमें देखें तो लिखा हुआ है कि बड़े पैमाने पर मृदा का क्षरण विश्व में व्यापक खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण है, ठीक है। अब मान लीजिए हम इस बात को अभी तय नहीं कर पा रहे। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, आपको ये पता करना होता कि 100% फॉल्स कौन सा हमारे पास स्टेटमेंट है। तो अगर हम ये चीज़ क्लियर अभी नहीं कर पा रहे इस वाले में, चलिए कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। मृदा का क्षरण मुख्यतः मनोवैश्विक
एंथ्रोपोजेनिक है। ये जो बात है, जो सेकंड वाली बात है, क्या आपको कहीं भी पैसेज में दिखाई दे रही है? कहीं भी आपको पैसेज में है? नहीं है सर। जब नहीं है तो ये वाला तो 100% क्या होगा? फॉल्स। और जब ये 100% फॉल्स होगा तो एलिमिनेशन मेथड में जहाँ जहाँ भी 2 है वो क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करने से 2 इस वाले ऑप्शन में है, पहले में है, तो पहला भी गलत, ये भी गलत सर, और ये भी गलत। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ओनली थर्ड हमारा क्या होगा? ट्रू। हम फर्स्ट वाले के बारे में नहीं भी समझ पाए कि स्टेटमेंट सही है या गलत, लेकिन हमने ये समझा कि सेकंड 100% क्या है? फॉल्स। क्यों सर? क्योंकि लिखा है मृदा का क्षरण मुख्यतः मनोवर्धक या एंथ्रोपोजेनिक है। ये बात कहीं भी लिखा नहीं है। इन्होंने लिखा है कि प्रतिवर्ष 75 अरब बिलियन टन उर्वरक मृदा क्षरण के कारण नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो जब ये बात नहीं दे रखी है, 100% फॉल्स हो गए, तो इसके आधार पर हमारा फर्स्ट ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? केवल ओनली 3। ठीक है, और इस आधार पर इसका मतलब जो हम ये नहीं पढ़ पा रहे थे, बड़े पैमाने पर मृदा का क्षरण विश्व में व्यापक खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण है, इसको हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये सही है या गलत। तो जैसे ही हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया तो पता चल गया कि ये वाला भी हमारा क्या है? गलत ही है एजम्पशन। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो एलिमिनेशन मेथड आप देख रहे हैं किस तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों मेथड अलग अलग करके पढ़े। टाइप 1 पढ़ा, ठीक है, टाइप 2 पढ़ा और टाइप नंबर 3 पढ़ा। ठीक है, तो अब हम क्या चाहते हैं कि हम मिक्स क्वेश्चन करें, क्योंकि वहाँ तो एग्ज़ाम में लिख के नहीं आएगा कि इस मेथड से ये सवाल आपको करना है। ठीक है, तो हम जब मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ देखेंगे कौन सा मेथड हमें वहाँ पर यूज करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पैसेज हम लोग करेंगे। तो देखिए भाई, ये हमारा एक पैसेज है। द स्टेट आर लाइक पेरल्स एंड सेंटर इज द थ्रेड विच टर्न्स देम इनटू ए नेकलेस इफ द रेड स्नैप द पेरल्स आर स्कैटर्ड। ठीक है, ये 2017 का हमारा पैसेज है। 2017 यूपीएससी का क्वेश्चन है 2017 का। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्यूज corroborates the above statement। ठीक है, इसके लिए आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है। पहला ए स्टेटमेंट है, ए स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड a strong center and a strong state makes states make
मेक द फेडरेशन स्ट्रॉन्ग, फेडरेशन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये पहला है हमारा। सेकंड है हमारे पास बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में हमसे कहा जा रहा है स्ट्रॉन्ग सेंटर, ए स्ट्रॉन्ग सेंटर इज ए बाइंडिंग, is a binding force, is a binding force for national, for national integrity, integrity। ठीक है, सी ऑप्शन है हमारे पास, ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ए स्ट्रॉन्ग सेंटर इज ए हिंड्रेंस ऑफ स्टेट इकोनॉमी, हिंड्रेंस ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास डी, स्टेट ऑटोनॉमी, स्टेट ऑटोनॉमी इज ए prerequisite for a federation, for a federation। तो ये क्वेश्चन हमारे पास, ये पैसेज है और उसके आधार पर ये हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्यूज कोरोबरेट्स द अबव स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है कोरोबरेट्स, इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि ये जो बातें हमारे पास स्टेटमेंट में हैं, तो हमें ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ये जो पैसेज है इसको क्या कर रहा है, एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है, कन्वे कर रहा है। कोरोबरेट्स माने उसके अंदर निहित है। ठीक है, तो कन्वे कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, अगर इस पैसेज को, अब देखिए अगर हम इस पैसेज को हिंदी में, ये देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब हिंदी वाले कहेंगे सर हिंदी में नहीं लिख पा रहे हैं, तो देखिए होता क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा, बार बार हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अगर जानना चाहते हैं कि सर हिंदी में ये पैसेज क्या लिख के आया होगा, तो हम वो लैंग्वेज आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको हिंदी में लिख के आया है, राज्य मोतियों के समान है। राज्य कैसा है भाई? मोतियों के समान है। लिखा हुआ है स्टेट आर लाइक पेडल्स, एंड राज्य जो है वो मोतियों के समान है, तथा केंद्र वह धागा है, तथा केंद्र वह धागा है जो उन्हें हार से पिरोता है। यदि धागा टूट जाए तो मोती बिखर जाते हैं। यदि धागा क्या हो जाए, टूट जाए, तो मोती आपके क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। ये आपका क्या है, पैसेज है। अब आपसे कह रहा है कि कौन सा एक उपर्युक्त कथन को कोरोबरेट्स का मतलब है संपुष्टि करता है, मतलब उसको क्या करता है, एक तरीके से कन्वे कर रहा है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब अगर इसको हिंदी में पढ़ें, स्टेटमेंट नंबर 1 को हिंदी में है, ए ऑप्शन आपका, शक्तिशाली केंद्र और शक्तिशाली राज्य
एक मजबूत संघ माने फेडरेशन बनाते हैं। संघ को इंग्लिश में फेडरेशन कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन बी है शक्तिशाली केंद्र राष्ट्रीय अखंडता हेतु एक बंधनकारी शक्ति है। शक्तिशाली केंद्र राज्य स्वसत्ता में बंधा है। राज्य की स्वसत्ता संघ फेडरेशन के लिए पूर्वापेक्षा है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास दे रखा है। हिंदी में भी हमने बता दिया, इंग्लिश में भी। अब आप इसमें से मुझे बताएं कि क्या सही होना चाहिए। अब देखिए, पहले तो आप ये देखें कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा। पहला टाइप लगेगा, टाइप 2 लगेगा, टाइप 3 एलिमिनेशन लगेगा। सर एलिमिनेशन कैसे लगेगा? एलिमिनेशन तो तब लगता है जब हमारे पास ऑप्शन होते हैं ABCD। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ओनली 1 ओनली 2, इन्हीं में से हमको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा, तो एलिमिनेशन तो लगेगा नहीं। और जब आपके पास 4 ऑप्शन हो तो हमने बताया था ABM मेथड। भाई क्या क्या बताया हमने? एक ABM बताया, नॉलेज बेस्ड, जिसमें क्या होता है कि जब हमारे पास 2 स्टेटमेंट हो उसके बेसिस पे हमारे पास ऑप्शन बनाए जाएं, तो हमें नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसके बाद में हमने आपको बताया ABM मतलब होता है एप्रोप्रिएट बेस्ड मेथड, जो इन सब में सबसे एप्रोप्रिएट कौन सा आंसर है वो, और वो तभी लगता है जब हमारे पास क्या हो, 4 स्टेटमेंट जो है ऑप्शन वाइज बने हुए हैं। और तीसरा हम लोगों ने टाइप पढ़ा जिसको हमने पढ़ते हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड के अंतर्गत, एलिमिनेशन बेस्ड मेथड। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा सर मेथड? यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो ABM मेथड यूज करेंगे, एप्रोप्रिएट बेस्ड मेथड, क्योंकि ये तभी लगता है जब हमारे पास क्या हो, 4 ऑप्शन हो। यहाँ 4 है, तो ABM मेथड में हमने आपको बताया भी था कि यहाँ पर हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देखना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा आंसर है। अगर हम इस पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये स्टेट और सेंटर के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी की बात कर रहा है। और ये जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें से अगर हम ए ऑप्शन को देखते हैं, स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक द फेडरेशन, स्ट्रॉन्ग संघ को क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग। तो ये पढ़ने के बाद हमें लगता है कि मोस्ट जो है रिलेवेंट जो आंसर है वो हमारा कौन सा है, ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। क्योंकि बाकी जो ऑप्शन अगर हम पढ़ते हैं, लिखा है स्ट्रॉन्ग सेंटर इज़ ए बाइंडिंग फोर्स फॉर नेशनल इंटीग्रिटी, ए स्ट्रॉन्ग सेंटर इज़ ए हिंड्रेंस ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी, स्टेट ऑटोनॉमी इज़ ए प्री रिक्वेस्ट फॉर द फेडरेशन। ठीक है, तो इन तीनों में जो सबसे बेस्ट है वो हमारा कौन सा है, ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पैसेज भी ये कह रहा है कि राज्य और जो केंद्र हैं वो कैसे हैं, धागा और मोती की तरह हैं, जिससे एक हम माला बना सकते हैं। ठीक है, अगर धागा टूट जाएगा तो मोती क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड स्ट्रॉन्ग स्टेट मेक द फेडरेशन स्ट्रॉन्ग, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नोट कर लीजिए। देखिए भाई, ये एक पैसेज हमारे सामने है और ये जो पैसेज है वो UPSC 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो UPSC 2018 में ये क्वेश्चन हमसे क्या है, पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे, क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट
विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट implication of passage? Which of the following most important implication of passage, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, of the passage। अब देखिए यहाँ पर कुछ हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट गिवन है। पहला स्टेटमेंट है ए हैप्पी वर्ड इज ड्रीम ऑफ साइंस। ये पहला ऑप्शन है, ए हैप्पी वर्ड इज ड्रीम ऑफ साइंस। बी ऑप्शन है, इज ए ड्रीम ऑफ साइंस, इज ए ड्रीम ऑफ साइंस। दूसरा ऑप्शन हमारे पास science only can build a happy world, but it is also the only major threat सी ऑप्शन है, ए हैप्पी वर्ड is not possible without science। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास डी, ए हैप्पी वर्ड is not at all possible with or without science, ठीक है। ये चार ऑप्शन है। तो देखिए ये पैसेज दिया हुआ है इंग्लिश में, उसके बेस पर हमारे पास क्वेश्चन है, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर इस पैसेज को हिंदी में लिखा होता तो क्या लिखा होता, ठीक है, मैंने कहा ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, आपको जो बेस्ट लैंग्वेज आती हो उसके आधार पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक है। देखिए हिंदी में हम इसको पढ़ के सुना देते हैं आपको। लिखा साइंटिफिक नॉलेज हैज़ इट्स डेंजर। इसका मतलब हुआ कि जो वैज्ञानिक ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान के अपने संकट हैं, ठीक है। बट सो हैज़ साइंटिफिक नॉलेज हैज़ इट्स डेंजर, बट सो हैज़ एवरी ग्रेट थिंग
ओवर एंड बियॉन्ड द डेंजर्स विद विच इट थ्रेटनेस द प्रेजेंट। कहने का मतलब है इसका हिंदी में, लेकिन सभी बड़ी चीज़ों के साथ ऐसा ही है। ठीक है, सभी बड़ी चीज़ों के साथ ऐसा ही है। इट ओपन अप एज नथिंग एल्स कैन द विजन ऑफ पॉसिबल हैप्पी वर्ल्ड, ए वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी, विदाउट वॉर, विद लिटिल illness, science, whatever unpleasant consequence it may have, the by the way is in its very nature a liberator। ठीक है, ये है। तो अगर हम इस पूरे को हिंदी में कहें तो कह सकते हैं कि हमने जैसे कि पहली लाइन आपको बताई कि वैज्ञानिक ज्ञान के अपने संकट हैं, लेकिन सभी बड़ी चीज़ों के साथ ऐसा ही है। उन संकटों के परे जिनके द्वारा यह ज्ञात वर्तमान को डरता है, एक संभावित सुखी विश्व जो कि गरीबी रहित है, युद्ध रहित है, रोग मुक्त है, का भविष्य निरूपण विजन करता है, जो और किसी से नहीं हो सकता। विज्ञान के चाहे कोई भी अप्रिय परिणाम हो सकते हैं, वह अपनी विशेष प्रकृति में मुक्तिदाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हिंदी में पैसेज इस तरीके से कहा गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ द पैसेज। देखिए, इम्प्लीकेशन का मतलब इम्प्लाई, मतलब पैसेज के पीछे क्या छिपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी हैं ऑप्शन में, जैसे ऑप्शन है ए हैप्पी वर्ल्ड इज ए ड्रीम ऑफ साइंस। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को अगर हिंदी में कहें तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि इस पैसेज के पीछे क्या इम्प्लीकेशन है, क्या छिपा हुआ है, क्या निहितार्थ है। मतलब हिंदी में अगर इस बात को कहें तो इम्प्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं निहितार्थ। इसमें कौन सी बात छिपी हुई है, कौन सी बात निहितार्थ है। ठीक है, पहला है ए हैप्पी वर्ल्ड इज़ ए ड्रीम ऑफ साइंस, मतलब सुखी जो विश्व विज्ञान का स्वप्न है। सुखी विश्व क्या है, विज्ञान का एक अपना सपना है, स्वप्न है। दूसरा है साइंस ओनली कैन बिल्ड ए हैप्पी वर्ल्ड बट इट इज़ आल्सो द ओनली मेजर थ्रेट। इसका मतलब है कि विज्ञान ही एक सुखी विश्व का निर्माण कर सकता है। मतलब कह रहे हैं कि साइंस ओनली कैन बिल्ड ए हैप्पी वर्ल्ड, कि विज्ञान ही केवल एक ऐसा है जो सुखी विश्व का निर्माण कर सकता है। लेकिन लिखा है लेकिन बट इट इज़ आल्सो द ओनली मेजर थ्रेट, लेकिन यह अकेला बड़ा संकट भी है। लेकिन यह अकेला क्या है, बड़ा संकट भी है। ये कह रहे हैं हमारे बी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में कहा जा रहा है ए हैप्पी वर्ल्ड इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट साइंस। तो सी ऑप्शन जो है हमारा वो कहा जा रहा है कि विज्ञान के बिना सुखी विश्व संभव नहीं है। ए हैप्पी वर्ल्ड इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट साइंस, विज्ञान के बिना जो है एक सुखी विश्व संभव नहीं है। और डी कह रहे हैं ए हैप्पी वर्ल्ड इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल विद और विदाउट साइंस। इसका मतलब है सुखी विश्व का होना बिल्कुल संभव नहीं है, विज्ञान हो या ना हो। इस वाले का मतलब है ए हैप्पी वर्ल्ड इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल ए हैप्पी वर्ल्ड इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल विद और विदाउट साइंस, मतलब साइंस हो या ना हो, सुखी विश्व हो ही नहीं सकता। ये हमारा क्या कह रहा है, डी कह रहा है। ठीक है, अब आप इसमें से देखें इन चार में से कौन सा ऑप्शन लगता है और कौन सा मेथड आप यूज करेंगे। ठीक है, और फिर मुझे बताएं। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया। इसको पढ़ने के बाद आपने समझा कि वैसे तो चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, तो बेस्ट ऑप्शन मेथड कौन सा हमारा है, एबीएम, एप्रोप्रिएट बेस्ड मेथड। क्योंकि चार जब ऑप्शन होते हैं तो हमें देखना होता है कि सबसे एप्रोप्रिएट कौन सा है।
अगर ये हम कैंसिल कर पाएँ कि कौन सा इसमें से गलत है तो हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम ये पढ़ें, ए हैप्पी वर्ल्ड इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल विद और विदाउट साइंस, मतलब साइंस हो या ना हो, कह रहे हैं कि सुखी जो विश्व है, वो सुखी जो विश्व है वो हो ही नहीं सकता। तो ये तो बिल्कुल ही सही नहीं लगता, 100% क्या है, फॉल्स है। ये वाला डी वाला 100% फॉल्स है। सी की बात करें, हैप्पी वर्ल्ड इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट साइंस, ये हमें सही लगता है, हम अभी इसके बारे में बात करेंगे। सी, अगर हम बी ऑप्शन की बात करते हैं, साइंस ओनली कैन बिल्ड ए हैप्पी वर्ल्ड बट इट इज़ ऑल्सो द ओनली मेजर थ्रेट। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी, हमने आपको बताया था कि ओनली जो शब्द होते हैं, ऑल होता है, ये सारे शब्द अगर आ जाएं तो वो क्या होता है, आपका मोस्टली गलत होता है। तो यहाँ पर हम इसे गलत मान सकते, इसे हमारा ये क्या है, क्योंकि कह रहे हैं साइंस ओनली कैन बिल्ड ए हैप्पी वर्ल्ड, केवल जो है विज्ञान ही क्या है, एक हैप्पी वर्ल्ड, एक खुशहाल विश्व बना सकता है। इस वजह से, केवल की वजह से, ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। अब हमारे बच्चा, ए हैप्पी वर्ल्ड इज़ ए ड्रीम ऑफ साइंस, कह रहे हैं साइंस का ड्रीम है। अब देखिए ए और सी ऑप्शन में, अगर हम ए और सी ऑप्शन में बात करें तो आपको कौन सा बेस्ट लगता है, ए हैप्पी वर्ल्ड इज़ ए ड्रीम ऑफ साइंस या हैप्पी वर्ल्ड इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट साइंस? तो आप ये पाएंगे कि सर हैप्पी वर्ल्ड इज़ ड्रीम ऑफ साइंस, ऐसा कुछ यहाँ पर साइंस का ड्रीम के बारे में हमें नहीं बताया गया है। तो और अगर हम देखते हैं कि ए और सी में सर बेस्ट ज़्यादा कौन लग रहा है, तो हमें जो ज़्यादा बेस्ट लग रहा है वो कौन सा है, सी। ठीक है, किसके कंपेयर में, ए के। तो हमारा ए वाला भी, क्योंकि इन चार में से ही आंसर देना है, तो सबसे बेस्ट हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि ABM का मतलब है कि अप्रोप्रिएट बेस्ड मेथड, सबसे ज़्यादा बेस्ट, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है, तो हैप्पी वर्ल्ड इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट साइंस, साइंस के बिना एक खुशहाल जो है, खुशहाल विश्व जो है वो संभव ही नहीं है। ठीक है, ऐसा निहितार्थ है इस पैसेज में। नोट कर लीजिए इसे। तो इस तरीके से हम लोगों ने पैसेज के बारे में समझा, पैसेज। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू क्लास।